हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल। गाइस हम लोग पढ़ रहे थर्मोडायनेमिक्स और आज हम लोग आखिरी वीडियो की तरफ आ रहे हैं थर्मोडायनेमिक में। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, फेज ट्रांजिशन, एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, आयोनाइजेशन, देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हमने कंप्लीट किया था व्हाट इज दैट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, तो सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज, उसकी डेफिनेशंस, उनके एग्जांपल्स कंप्लीट किए थे। गाइस आज की वीडियो में हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लर्न करने वाला है, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। इसके बाद हम लोग लर्न करने वाला है व्हाट इज हेज लॉ। हेज लॉ के ऊपर बच्चों आपको क्वेश्चंस ज्यादातर मिलते हैं। ठीक है, इवन बॉन्ड एंथैल्पी के ऊपर भी रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो, एक तो आपको डेफिनेशन पूछी है या फिर उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा है, वो बहुत बहुत इजी है एक्चुअली। हेज लॉ के ऊपर भी वही है, एक तो पूरा लॉ पूछा है 2 मार्क के लिए या फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल, और उसके बाद एक और स्टेट फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस आज की वीडियो में, दैट इज एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, और उसी के साथ साथ गिब्स एनर्जी भी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो गाइस, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, क्या है बॉन्ड एंथैल्पी वो समझने की ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी यानी द एनर्जी ऑफ द बॉन्ड। अब शायद आपको थोड़ा सा गेस तो कर ही लिया होगा आपने कि जो भी एनर्जी लगती है टू ब्रेक द बॉन्ड प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, क्या है बॉन्ड एंथैल्पी? देखो, द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड, टू ब्रेक पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल, राइट? द एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस, यानी सिंपली एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस टू प्रोड्यूस अ गैसियस गैसियस एटम एंड और रेडिकल्स, गैसियस एटम्स और दी गैसियस रेडिकल, दैट इज कॉल्ड टू बी बॉन्ड एंथैल्पी। समझ में आ गया क्या है बॉन्ड एंथैल्पी? बॉन्ड एंथैल्पी मतलब क्या? सिंपली एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी 1 मोल ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड है उसके बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, या फिर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। यानी सिंपली अगर मैं डायटोमिक गैस की बात कर लूं, हाइड्रोजन गैस जैसे मॉलिक्यूल, यहाँ पे वही एग्जांपल दिया ना, HCl दे दे, एक ही बॉन्ड है तो उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल बॉन्ड। उतने बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो भी एनर्जी लगेगी उसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। समझ में आ गया क्या है डेफिनेशन? द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस गैसियस एटम। पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस गैसियस एटम और रेडिकल, दैट इज कॉल्ड टू बी बॉन्ड एंथैल्पी। देखो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है HCl की, तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl गैस टू फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस, करेक्ट, इन अ गैसियस स्टेट ओनली। कितने एनर्जी लगती है? दैट इज 431.9 किलो जूल ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी? 431.9 किलो जूल ऑफ एनर्जी। यानी 1 मोल HCl में जो पार्टिकल्स है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, तो वो ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज 431.9 किलो जूल। बॉन्ड एंथैल्पी जनरली पॉजिटिव रहेगी क्योंकि वो एनर्जी रिक्वायर्ड है वहां पे। ठीक है, तो यहां पे लिख दिया है, तो सिंपली उसको किस फॉर्म में लिखेंगे? डेल्टा H नॉट ऑफ HCl इज इक्वल टू 431.9 किलो जूल ऑफ एनर्जी। एक चीज बच्चों यहां पे ध्यान में रखनी है, वो ये है कि बॉन्ड एंथैल्पी भी वही डिनोट कर लेंगे हम लोग, दैट इज डेल्टा H नॉट। ओके, simply enthalpy of the reaction, whether it is standard enthalpy of combustion, enthalpy of atomization, enthalpy of say formation, या फिर enthalpy of ionization, vaporization, sublimation, fusion, डेल्टा H, सिंपली डेल्टा H लिखेंगे। द H इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट एंथैल्पी ओनली। अब बच्चों एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, सॉरी बॉन्ड एंथैल्पी, वो किससे डिनोट किया जाएगा या फिर वो फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा RH नॉट इज इक्वल टू सम ऑफ डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ डेल्टा H नॉट ऑफ प्रोडक्ट। क्या है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है बच्चों। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने पिछले वीडियो में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या पढ़ा था? एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डेल्टा RH और डेल्टा RH नॉट इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आ गया? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये सिंपली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए। बट बॉन्ड एंथैल्पी के लिए बच्चों व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, बॉन्ड एंथैल्पी के लिए एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस एंथैल्पीज ऑफ अ प्रोडक्ट बॉन्ड। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट याद रखना।
सिंपली केमिकल रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, बट टू फाइंड आउट द बॉन्ड एंथैल्पी फॉर्मूला याद रखो, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ अ प्रोडक्ट बॉन्ड। यहाँ पे रिएक्टेंट लिखा मतलब रिएक्टेंट बॉन्ड एंड प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट बॉन्ड। समझ में आ गया? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी। 1 मोल सब्सटेंस गैसियस एटम में जितने भी पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं बॉस बॉन्ड एंथैल्पी। समझ में आ गया? क्लियर? ओके, now we'll go for the next topic, that is again the more very important topic, that is Hayes law of constant heat summation। ठीक है, Hayes law of constant heat summation क्या है स्टेटमेंट देख लेते हैं। the law states that overall the enthalpy change for a reaction is equal to the sum of enthalpies of a changes of individual step in the reaction। क्या कह रहा है ये? the law states that the overall the enthalpy change for a reaction is equal to the sum of enthalpies changes of individual step in the reaction। इसका मतलब क्या है गाइस? कोई भी अगर रिएक्शन हो, whether it is completing in a single step, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, और it is completing in a number of steps, the change in enthalpy remains same only। ओके, एक स्टेप में वो पर्टिकुलर रिएक्शन कंप्लीट हो जाए या फिर नंबर ऑफ स्टेप्स ले ले वो रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी जो होगी वो एग्जैक्ट सेम ही रहेगी। ओके, चलो देख लेते हैं एग्जांपल उसका। यहां पे देखो बच्चों, एक एग्जांपल मैंने लिया है, दैट इज 3H2 रिएक्ट विद N2, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2NH3 एंड चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा RH नॉट इज -92.2 किलो जूल। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है और फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है और उसकी चेंज इन एंथैल्पी कितनी है? -92.2 किलो जूल ऑफ एनर्जी। बराबर है। अब यही अमोनिया मुझे मिल रहा है बाय रिएक्टिंग दी अदर कंपोनेंट हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस तो है ही साथ में, बट वो 2 स्टेप में हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में देख लो तो 2H2 हाइड्रोजन गैस फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्ट विद द नाइट्रोजन गैस, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ N2H4। ठीक है, 2H2 मॉलिक्यूल एंड N2 मॉलिक्यूल फॉर्म्स N2H4 मॉलिक्यूल। अब चेंज इन एंथैल्पी कितनी है बच्चों? दैट इज 95.4 किलो जूल। कितना है? 95.4 किलो जूल। अब दूसरे स्टेट में N2H4 देन फर्दर रिएक्ट विद वन मोर H2 मॉलिक्यूल, यानी ओवरऑल तो देखने जाए तो वही है 3 हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 + 1 3 हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल, और ये एक N2 मॉलिक्यूल, तो वही एक N2 मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल इज देयर आर देयर। सो N2H4 + H2 फॉर्मेशन ऑफ 2NH3। बराबर है, ये N2 को हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे, तो फिर ओवरऑल रिएक्शन क्या मिलेगा? इफ वी कैंसिल द इक्वेशन, ये N2 और इस N2 को कैंसिल कर लेंगे, सिमिलर कंपाउंड को प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में कैंसिल करेंगे, तो 2H2 + H2 यानी 3H2 + N2 राइट फॉर्म्स 2NH3। अब +94.4 -187.6 ओवरऑल एंथैल्पी देख लो तो बच्चों क्या है ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? तो ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -92.2 किलो जूल। कितना? -92.2 किलो जूल। यानी रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए या फिर वो रिएक्शन मेन प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स ले ले, द ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल। अंडरस्टूड? द ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी इज सेम, -92.2 किलो जूल -92.2 किलो जूल। दिस इज कॉल्ड हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। क्लियर हो गया? ओके, हेज लॉ हो गया। चलो एप्लीकेशन क्या है बच्चों हेज लॉ के? इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इन व्हिच देयर एंथैल्पी बीइंग नॉट नोन एक्सपेरिमेंटली। अंडरस्टूड? ये हेज लॉ इससे यूज करेंगे हम लोग टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन वेयर इट इज नॉट नोन एक्सपेरिमेंटली, यानी एक्सपेरिमेंटली जो क्वांटिटी पता नहीं है एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, दैट वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ अ हेज लॉ। क्लियर हो गया बॉस? तो स्टेटमेंट याद रखना है, उसका एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल याद रखो अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। क्लियर हो गया? ओके, तो बॉन्ड एंथैल्पी कंप्लीट हो गया, हमने हेज लॉ कंप्लीट कर लिया हमने। चलो अब चले जाता है व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, व्हाट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्या है एंट्रोपी, क्या है गिब्स एनर्जी, ये सारी टर्म्स अभी हमें लर्न कर रहे हैं। ओके, शुरू करते हैं फिर। द थिंग्स दैट इज स्पॉन्टेनियस, दैट इज आल्सो कॉल्ड टू बी इरिवर्सिबल प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी क्या दोस्तों? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी द प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस बाय इट्स ओन ओनली विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर। समझ में आ रहा है कि जो प्रोसेस अपने आप हो रही है, ना कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसमें कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू ऑकर। ठीक है, this process have a natural tendency to occur and do not require any external influence for their occurrence। ठीक है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर वहां पे इन्फ्लुएंस नहीं करेगा और वो अपने आप खुद ही होगी। जैसे क्या होगा? स्पॉन्टेनियस वाटर, वो अभी समझो कि रेनी सीजन है,
तो रेनी सीजन में फ्लो ऑफ वाटर, वाटरफॉल होता है हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट, नेचुरली होता है वो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि उसके लिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर देना पड़े। बट हाँ, वही समझो हम लोग से हमारा घर है, सेकेंड या थर्ड फ्लोर पे हमने ऊपर टेरेस पे वाटर टैंक रख दिया, और वहां पे अगर पानी को अगर प्लेस करना हो हमें, तो क्या करना पड़ेगा, हमें मोटर लगानी पड़ेगी, यानी लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट पे पानी लगाने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर देने पड़ेंगे, राइट। सो दैट इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बट वही पानी टैंक फुल हो गया तो पानी वहां से गिर जाएगा नीचे प्लेस, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझ में आ रहा है गाइस? ओके, तो खुद ही अपने आप होने वाली जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या है की पॉइंट ऑफ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? पहला, इट ऑकर्स एट इट्स ओन, अपने आप होगी, एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू ऑफर, एक्सटर्नल फैक्टर कोई रिक्वायर्ड नहीं होगा। सेकेंडली, इट प्रोसीड इन वन डायरेक्शन एंड कैन नॉट टेक्स प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होगा, वाटरफॉल होगा तो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगा बॉस, जब तक कोई हम लोग फैक्टर इन्फ्लुएंस ना कर दे तब तक, ठीक है। देन नेक्स्ट, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन बी रैपिड और स्लो, रैपिड हो सकती है, स्लो हो सकती है, मीन सिंपली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है वहां पे। And the next thing is the spontaneous process tends to occur in a direction that leads to equilibrium, इस डायरेक्शन में जाएगी कि एट द एंड वहां पे इक्विलिब्रियम प्रोसेस, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, अंडरस्टूड। सो दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या क्या है? इट टेक्स प्लेस एट इट्स ओन एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल फैक्टर और एक्सटर्नल say agency to occur. Second, it proceed in a single direction and cannot take place in opposite direction until and unless कुछ हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस ना कर दे तब तक। The spontaneous process can be rapid or slow, means it is independent of the say rate of reaction, and spontaneous process tend to occur in a direction that leads to the equilibrium condition. So these are the key point. चलो, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में तो क्लियर कर लिया। अब क्या एग्जैक्टली एंट्रोपी है, दैट आल्सो विल सी। एंट्रोपी इज अगेन वन ऑफ द स्टेट फंक्शन। देखो गाइस, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, सिमिलरली एंट्रोपी इज आल्सो वन ऑफ द स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन बार बार हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या है स्टेट फंक्शन? द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन initial and final state of the system, do not depend upon path followed to attain that state, correct na? The property of the system which only and only depends upon initial and final state and not depend upon the say path followed to attain that state, that is called to be state function. So the entropy is also one of the state function. अब guys, entropy है क्या चीज? Entropy is simply okay, it is the measurement of disorderness of the system, or you can say the randomness of the system, ठीक है। एंट्रोपी मतलब क्या बच्चों? it is the measurement of disorderness या फिर randomness of the system, okay। अब देखो हम लोग, मैंने एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। आई एम हैविंग ice that is solid material, liquid water and the water in a gaseous state, H2O in a gaseous state, water vapor है बच्चों। अब आप देख लो, in a ice all these water particles, ये spherical particles, ये समझ लो water particles है, right? So all these water particles are perfectly or arranged in a ordered manner, बराबर है, correct? Highly ordered state, okay? Highly ordered state है बच्चों यहाँ पे। अगर हाईली ऑर्डर स्टेट है, इसका मतलब क्या है कि वो परफेक्टली ऑर्डर्ड है, तो यहाँ पे डिसऑर्डर तो बिल्कुल नहीं होगा। जनरली फॉर द सॉलिड कंपोनेंट एंट्रोपी क्या होता है बच्चों? एंट्रोपी 0 होता है, बराबर है। अब वही समझ लो, सब्सटेंस को थोड़ा सा हीट कर लिया, पार्टिकल्स थोड़े से दूर चले गए, द सॉलिड टर्न्स इनटू द लिक्विड स्टेट। अब क्या होगा बच्चों? अब यहाँ पे पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज इन अ ऑर्डर्ड मैनर। समझ में आ रहा है? इन अ लिक्विड वाटर पार्टिकल नॉट अरेंज इन अ ऑर्डर्ड मैनर। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि देयर इज ए इंक्रीज ऑफ डिसऑर्डर स्टेट। समझ में आ रहा है? देयर इज ए इंक्रीज ऑफ डिसऑर्डर स्टेट। वही लिक्विड वाटर को और थोड़ा सा हीट कर ले, और पार्टिकल्स ऑफ वाटर मूविंग लिटिल बिट अवे फ्रॉम ईच अदर, रैंडम मोशन होगा वहां पे, एक परफेक्ट ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं है, ओके। दिस गैस वाटर इन अ गैसियस स्टेट इज कॉल्ड टू बी अ इन हाईली डिसऑर्डर स्टेट। किसमें? हाईली डिसऑर्डर स्टेट, ठीक है। तो सॉलिड परफेक्टली ऑर्डर्ड लिक्विड में टर्न हो गया, डिसऑर्डर स्टेट इंक्रीज हुई, और गैसियस स्टेट में चला गया और डिसऑर्डर स्टेट इंक्रीज हो गई। सो मेजरमेंट ऑफ दिस डिसऑर्डरनेस या फिर रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड टू बी एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, डिनोटेड बाय साइन एस। चेंज इन एंट्रोपी इज डेफिनेटली डिनोटेड बाय द साइन डेल्टा एस। समझ में आ गया? क्या है एंट्रोपी? एंट्रोपी इज सिंपली द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। यानी सिंपली अगर मैं कहूं तो एंट्रोपी सॉलिड में तो 0 ही रहेगा, लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंस के लिए कुछ तो कुछ एंट्रोपी वैल्यू होगी, क्योंकि वहां पे डिसऑर्डरनेस डेफिनेटली रहता है। किसमें? सॉलिड, लिक्विड में एंड गैसियस सब्सटेंस में। नाउ विल गो अहेड,
चलो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। ओके, हमने तो पढ़ा था कि एंट्रोपी इज व्हाट the randomness of the or measurement of randomness of the system or measurement of disorderness of the system, but actually what is quantitative definition of entropy? अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछी what is the definition of entropy or quantitative definition of entropy, you have to write this way only. What is that? An entropy change of a system is equal to the amount of a heat transfer. Okay, heat transfer is denoted by Q reversible to it in a reversible manner divided by the temperature in Kelvin at which the transfer takes place. I repeat, an enthalpy change of a system is equal to amount of a heat transfer. Okay, enthalpy change is equal to amount of heat transfer. Heat transfer कर रहे system को, ठीक है, in a reversible manner divided by the temperature at which that transfer takes place. Temperature at which that heat transfer takes place. So mathematically we can write as delta S is equal to Q reversible divided by T, where delta S is the change in entropy, Q reversible, that is what, heat transfer in a reversible manner, T is the temperature at which the transfer of heat takes place. So delta S is equal to Q reversible divided by T. This is the mathematical expression and this is the quantitative definition of entropy. What is the unit of entropy? Unit of entropy is joule per Kelvin. Okay, entropy का unit क्या है बच्चों? तो joule per Kelvin is the unit of entropy. समझ में आ गया? The quantitative definition simply याद रखो, delta S is equal to Q reversible divided by T. ये simply आपको याद रखना है. Okay, आगे बढ़ेंगे. Next is the entropy and the spontaneity. Okay, what is the relationship between entropy and the spontaneity, that we'll see. Whether this process is spontaneous process या फिर non spontaneous process है, ये पता चलता है entropy से या नहीं, that we'll going to understand over here. देखो, the entropy increases when the ice melts above 0 degree Celsius. Entropy increase definitely होगा when ice melt. Ice melt होगा तो it will turn into the liquid state above 0 degree Celsius and water vaporizes at 100 degree Celsius. Both are spontaneous. ठीक है, दोनों स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, करेक्ट। एंट्रोपी दोनों प्रोसेस में इंक्रीज होगी. आइस टर्न्स इनटू द लिक्विड वाटर या फिर वाटर वेपराइज इनटू द गैसियस स्टेट और वाटर वेपर. ओके, बोथ आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. देखो, 2H2O2 फॉर्म्स 2H2O plus O2. अब ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है बच्चों, लिक्विड स्टेट में है वाटर, बराबर है, H2O2 आई एम सॉरी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. अब वो टर्न हो गया इनटू द डिकम्पोज टू फॉर्म्स 2H2O एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ O2 इन अ गैसियस स्टेट. अब देखो, लिक्विड टर्न्स इनटू द लिक्विड एंड देन वन मोर गैसियस स्टेट इज और गैसियस कंपोनेंट इज फॉर्म. जैसे ही गैस बढ़ेगा, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा ना बच्चों. गैसियस पार्टिकल में तो डिसऑर्डरनेस बढ़ता है. देखो, डिसऑर्डरनेस बढ़ा तो क्या होगा बच्चों, एंट्रोपी भी बढ़ेगी. दिस पर्टिकुलर रिएक्शन द एंट्रोपी इज प्लस 126 किलो जूल जूल पर मोल. ठीक है, कितना, 126 जूल पर मोल. एंट्रोपी इंक्रीजेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस ओवर दैट. देखो, इट इज मेंशन ओवर दैट. दूसरा चीज यह है, एंट्रोपी डिक्रीजेस व्हेन H2O2 रिएक्ट टू फॉर्म्स H2O. ठीक है, एंट्रोपी डिक्रीजेस कैसे, क्योंकि H2 प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट, O2 प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट. गैस में तो डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगा, टर्न्स इनटू द लिक्विड वाटर, गैस टर्न्स इनटू द लिक्विड वाटर, डिसऑर्डरनेस थोड़ा सा कम हो गया. The value of entropy is decreases. माइनस में आ गया एंट्रोपी की वैल्यू, क्या, दैट इज -327 जूल पर दिस वन जूल पर केल्विन. समझ में आ गया. ओके, तो देखो, इफ लिक्विड टर्न्स इनटू द गैस, entropy value increases, but when the gaseous substance react together and forms into the liquid state, entropy value क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है. क्लियर. सो विल गो फॉर नाउ the second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics क्या कहता है, what is the statement of second law of thermodynamics? Again important है. First law of thermodynamics में पढ़ा था हमने, entropy, energy of the universe remain constant, internal energy of the isolated system remains constant. Simply energy can neither be created nor be destroyed, it can be converted from one form into the other form. What is the mathematical expression of first law of thermodynamics? Delta U is equal to Q plus W. सारा पढ़ा था ना. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने लर्न भी कर लिया होगा अब तक. चलो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ चलते हैं. व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? इट स्टेट्स दैट टोटल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इंक्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. क्या है, कहा, टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग. एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डेल्टा एस सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डेल्टा एस सराउंडिंग, दोनों को ऐड कर लो तो मिल जाएगा टोटल एंट्रोपी इज increases. Okay, that is increases in a spontaneous process. Increases मतलब, so delta S total which is equal to delta S system plus delta S surrounding greater than 0. 0 से ऊपर ही होगा वो. Okay, पॉजिटिव वैल्यू ही होगी. करेक्ट. अब यहां से बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन ओनली हम लोग ये गेस कर सकते हैं कि इफ डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0,
ओके, डेल्टा एस टोटल मोर देन जीरो यानी डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है। ओके, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। क्या है प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस। इफ डेल्टा एस टोटल इज लेसर देन जीरो, ओके, ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, लेसर देन जीरो यानी नेगेटिव है, द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, करेक्ट। एंड इफ डेल्टा एस टोटल इज एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, द प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा एस से हमें पता चल जाएगा वेदर दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस और दैट प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। डेल्टा एस टोटल की वैल्यू, एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव है, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो यानी नेगेटिव है, नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, दैट इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट। समझ में आ गया दोस्तों? तो डेल्टा एस हमें पता चला देता है कि वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। एंट्रोपी हमें बता देता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। समझ में आ गया बच्चों? ओके, चलो नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट दिस वन स्टेट फंक्शन, दैट इज गिव्स एनर्जी। गिव्स एनर्जी जनरली यूज करेंगे टू कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन किसमें? इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो वर्क डन होता है दैट इज एक्चुअली एक्सप्रेस्ड बाय द गिव्स एनर्जी ओनली, राइट। हमने जो डब्ल्यू मैक्स पढ़ा है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, वहां पे क्या आया था? W is equal to minus PEXT into delta V, या फिर W is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 of V2 by V1 और P1 by P2। ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है? वर्क डन फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। दोनों इक्वेशन किसके लिए है? एक्सपांशन ऑफ अ गैस, compression of a gas. Work is done by the system on the surrounding, work is done by surrounding on the system। समझ में आ गया? गैसियस सब्सटेंस के लिए है एक्सपांशन एंड दिस वन कॉम्प्रेशन। केमिकल रिएक्शन है, समझो आप टाइट्रेशन कर रहे हो लैब में, बराबर है। एक सब्सटेंस, एक लिक्विड आपने पिपेट आउट करके कोनिकल फ्लास्क में ले लिया, एक लिक्विड आपने, एक सोल्यूशन आपने ब्यूरेट में रख दिया, कुछ इंडिकेटर डाल के आपने कोनिकल फ्लास्क में से रिलीज कर रहे हो ब्यूरेट में से सोल्यूशन। रिएक्शन हो रही है धीरे धीरे, देयर इज अ चेंज इन एंथैल्पी, कुछ तो एंथैल्पी चेंज होगी, एट द सेम टाइम कुछ तो वर्क होगा वहां पे। एक तो सिस्टम वर्क कराएंगे सराउंडिंग के ऊपर बाय लूजिंग द एनर्जी, या फिर सराउंडिंग से सिस्टम एनर्जी एक्सेप्ट कर लेगी एंड सराउंडिंग डू द वर्क ऑन द सिस्टम ओनली। दोनों में से एक तो चीज पॉसिबिलिटी होगी। सो वॉट एवर वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय गिव्स एनर्जी। समझ में आ गया? सो हाउ इट इज डिफाइंड? इट इज डिफाइंड एज मैथमेटिकली G is equal to H minus TS। ओके, क्या है? G is equal to H minus TS, where G is the Gibbs energy only। H क्या है बच्चों? H is the enthalpy, T is the temperature and S is the entropy। Correct? Change in Gibbs energy at constant temperature and pressure is given by delta G is equal to delta H minus T into delta S। Why? T is constant because the process is run or process is called to be isothermal process। The process is run by keeping temperature constant, so temperature constant है यहाँ पे, तो change in enthalpy delta G is equal to delta H minus T into delta S। समझ में आ गया? ओके, गिव्स एनर्जी इन स्पॉन्टेनिटी। अब गिव्स एनर्जी किस तरह से हमें द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है वो एक्सप्रेस करेगा। लेट्स सी ओवर हियर, द टोटल एंट्रोपी चेंज दैट अकम्पनीज द प्रोसेस इज गिवन बाय डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। SYS लिखा यानी सिस्टम, SURR लिखा यानी सराउंडिंग। नाउ ऑनवर्ड्स डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। अब यहाँ पे हम लोग जो सबस्क्रिप्ट है SYS ये हम लोग यहाँ पे ड्रॉप आउट करेंगे। ओके, सिंपली डेल्टा एस लिखा, इसका मतलब ये क्या है? दिस इज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। बाकी तो डेल्टा एस टोटल लिखा होगा, टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग वो भी यहाँ पे मेंशन किया होगा, सबसे लिखा ही होगा। तो डेल्टा एस टोटल दैट इज एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, सॉरी एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ओके, अब रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, डेल्टा जी एंड डेल्टा एस, गिव्स एनर्जी, एंट्रोपी, उसकी रिलेशन एग्जैक्टली क्या है? सी, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, डेल्टा एस टोटल क्या है? मोर देन जीरो होना चाहिए, बराबर है। सो इफ डेल्टा एच इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग अ रिएक्शन, डेल्टा एच क्या है बच्चों? इट इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग अ रिएक्शन दैट इज सिस्टम, जो भी सिस्टम जो रिएक्शन हो रही है। The enthalpy change of the surrounding is given by minus H। Okay, if delta H is the enthalpy change accompanying a reaction that is of the system only, then the enthalpy change of the surrounding is minus delta H। So simply the equation for the delta H, delta H surrounding is delta H surrounding is equal to minus delta H upon T। कभी भी डेल्टा सराउंडिंग अगर फाइंड करने के लिए बोला है तो फिर ये फॉर्मूला यूज करना, क्या है? डेल्टा सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन टी।
समझ में आ गया। सिंपली डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू, अब देखो ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, दैट इज डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस, दैट इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग, डेल्टा सराउंडिंग क्या माइनस एच अपॉन टी, वो प्लेस कर लेंगे इस इक्वेशन में, तो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, डेल्टा सराउंडिंग के प्लेस पे भी डाल दिया माइनस एच माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। ठीक है, इसको रीअरेंज करेंगे तो ऑन रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन विल बी गेटिंग टी इंटू डेल्टा एस, ठीक है, टी इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू दिस वन डेल्टा एस, टी इंटू डेल्टा एस डबल डबल लिख दिया क्या मैंने, या डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू टी निकाल देते हैं यहां से, या डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, दैट इज द इक्वेशन ओनली। ठीक है, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अभी एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, अगेन डेल्टा एस एज वेल एज डेल्टा जी गिव एन आइडिया वेदर दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। ओके, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी लेस देन जीरो, यानी डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। क्या है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। इफ डेल्टा एस टोटल इज लेस देन जीरो, डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो यानी नेगेटिव है, आई एम सॉरी, एंड डेल्टा जी इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी द साइन कन्वेंशन ऑफ अ डेल्टा एस एंड डेल्टा जी ये हमें बताएगा द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या है, देखो डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो यानी डेल्टा एस एंट्रोपी पॉजिटिव है, गिव्स एनर्जी नेगेटिव है, आई एम रिपीटिंग, हाँ, एंट्रोपी पॉजिटिव गिव्स एनर्जी नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंट्रोपी नेगेटिव गिव्स एनर्जी पॉजिटिव, ओके, डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, एंट्रोपी क्या है, दिस इज नेगेटिव एंड डेल्टा जी पॉजिटिव, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। एंड अगर दोनों जीरो है, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी, प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। ओके, चलो गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल गोइंग टू सी गिब्स एनर्जी दैट इज डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज के, केपी या फिर केसी। चलो एक जनरल इक्वेशन कंसीडर कर लेता हूं यहाँ पे, a number of a moles of a plus b moles of b form c moles of c and d moles of d, correct? Okay, क्या हो रहा है यहाँ पे, the equation is given over there, that is delta g is equal to delta g naught plus rt log of q। अब यहाँ पे q क्या है बच्चों, रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट यानी क्या, दिस इज द रेशियो ऑफ concentration of product to the concentration of reactant, but the equilibrium its condition is not there। ओके, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन होती तो उसको केसी या फिर केपी कहते, तो Q इज द रिएक्शन कोशेंट, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हेन द रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। ओके, चलो तो फिर ये डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ रिएक्शन कोशेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, concentration of C raised to C, concentration of D raised to D divided by concentration of A raised to A, concentration of B raised to B। समझ में आ गया? ओके, अब इसी को जैसे कि log of Q लिखा, वहां पे हम लोग QP भी लिख सकते हैं, concentration एक्सप्रेस किया, सेम वे वी कैन एक्सप्रेस द प्रेशर ऑल्सो। सो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT log of QP, वहां पे वो QC है, तो QP दैट इज रिएक्शन कोशेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो डेल्टा जी दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग ऑफ, अब यहाँ पे क्यूपी अगेन प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, तो पी सी रेस टू सी इंटू पी डी रेस टू डी डिवाइडेड बाई पी ए रेस टू ए इंटू पी बी रेस टू बी, ये इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो ओवर दैट, ठीक है, सो क्यूसी एंड क्यूपी बिकम्स केपी एंड केसी, ये जो क्यूसी है ये QC है एक्चुअली, ओके, एंड QP उसको हम लोग KC एंड KP लिखेंगे, तो फिर फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू, उसमें डेल्टा जी इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम, जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT लॉग ऑफ KC, या फिर जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT लॉग ऑफ KP। ये इक्वेशन में देखो, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे जीरो डाल दिया, डेल्टा जी RT इंस्टेड ऑफ लॉग ऑफ QC KC लिखा एंड QP के प्लेस पे KP लिखा, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, फाइनली वी कैन राइट ये G को या RT ln ऑफ KC को इस तरफ लेंगे, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT लॉग ऑफ K या फिर KC यू कैन से, या फिर डेल्टा जी माइनस RT लॉग ऑफ KP,
बराबर है। फाइनल इक्वेशन क्या लेंगे, ये लॉग को रिप्लेस कर लेंगे बाई 2.303 लॉग, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है लॉग इज इक्वल टू और नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 लॉग टू द बेस 10 ऑफ के, बराबर है। ये log टू द बेस 10 इंटू 2.303 से रिप्लेस करेंगे ln को, तो फिर क्या हो जाएगा फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आरटी log टू द बेस 10 ऑफ केसी, या फिर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आरटी log टू द बेस 10 ऑफ केपी, जहां पे डेल्टा जी क्या है, चेंज इन गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, टी temperature, what is kc, kc is the equilibrium constant with respect to concentration, delta g again change in entropy, this one gives energy, r gas constant क्या है वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल या फिर 0.08205 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, t is the constant temperature whatever जहां पे वो प्रोसेस होगी, एंड kp that is equilibrium constant with respect to pressure। समझ में आ गया गाइस, तो ये है एक फाइनल इक्वेशन जो हमने यहाँ पे लर्न कर लिया। सो रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड द गिव्स एनर्जी दैट आल्सो वी स्टडीड ओवर हियर। सो गाइस यहाँ पे हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है। तो सीरीज ऑफ वीडियोस में हम लोगों ने स्टार्ट किया था फ्रॉम से सिस्टम, सराउंडिंग, टाइप्स ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रोसेसेस जो पहले वीडियो में पढ़ा था, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, ये सारे प्रोसेस पढ़े थे, ठीक है। टिल हमने चला गया व्हाट इज नेचर ऑफ वर्क, व्हाट इज हीट, उसके बाद हमने कंप्लीट किया क्या है वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज जो डिफरेंट डेफिनेशंस हमने पढ़ी, एंड फाइनली वी स्टडीड व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी, व्हाट इज हेज लॉ। उसके बाद हमने गिब्स एनर्जी एंड एंट्रोपी के ऊपर भी फोकस किया है यहाँ पे। तो सारे पॉइंट्स हमने हाईलाइट कर लिए हैं, पूरे डिटेल में स्टडी कर लिया है। होप आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे सारे के सारे, और ये भी वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है। स्टडी करते रहिएगा गाइस। नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।